गाइस आज मैं आपके लिए आई हूँ हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशोक के फूल। इससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अशोक के फूल का प्रतिपाद्य लिखिए। हमारा एक टॉपिक था अशोक का फूल, उससे रिलेटेड यहाँ पे आज पूरे डिटेल जानेंगे अशोक के फूल में आखिर क्या है, उसका पूरा प्रतिपाद्य मतलब पूरी स्टोरी इसकी लिखेंगे ब्रीफ में। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन को अधिक कठिन तथा सजग माना गया है। जो हिंदी साहित्य है बहुत ज़्यादा कठिन और सजग है, इसको माना गया है निबंध लेखन में। इसके प्रामाणिक कारक भी है। निबंध लेखन में निबंधकार के पूर्ण स्वरूप को उजागर किया गया है। जो निबंध लेखन है, निबंध को लिखते वक्त इसके निबंधकार जो लिखता है उसके पूरे स्वरूप को उजागर किया गया है इस निबंध लेखन में। निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए रचनाकारों को अपनी समग्र राशि उझेलनी पड़ती है। जो निबंध है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जो रचनाकार हैं उनकी समग्र राशि मतलब जितनी भी डिटेल्स उनको होती है, जितनी भी नॉलेज उनको होती है, वो सब उझेलनी पड़ती है इसको लिखने के लिए निबंध को। इसमें ज़रा सी चूक होने पर भी रचनाकारों का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। ज़रा सी चूक, ज़रा सी मिस्टेक हो गई तो इससे रचनाकारों का जो उद्देश्य होता है वो सफल नहीं हो पाता है। ऐसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे रचनाकार हैं जिनके पास भारतीय संस्कृति का अपार भंडार है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का चर्चित ललित निबंध है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अशोक के फूल, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है निबंध है। इसमें निबंधकार ने पुष्पित अशोक को देखकर अपने मन के भाव वृहद संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं। अशोक का फूल एक तरीके का फूल है जिसका नाम अशोक है। अशोक के फूल को देख के इसने जो लेखक है उसने अपने भाव को वृहद संदर्भ में प्रस्तुत किया है। निबंधकार कहता है कि इस पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। निबंधकार ये कहता है कि जो पुष्पित अशोक है उसको देखकर निबंधकार का मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को बदकिस्मत समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, इसलिए नहीं कि मतलब कि बदकिस्मत जो चीज़ें होती हैं उनको, जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनको बदकिस्मत समझने में से कोई जो ज़्यादा वो मिलता है, विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। कोई भी व्यक्ति सामने पड़ गया वह तो उसके अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वह लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, पर फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, थोड़ा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। इस अनुमान के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के वृक्ष और पुष्प के ऐतिहासिक, साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की डिटेल थी जो इसने ये बोला था, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। तो इसीलिए इस अनुमान के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक, साहित्यिक और सामाजिक इन संदर्भ में जो अशोक का फूल है उसके बारे में प्रस्तुत किया है, कि भाव वृहद संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं। निबंधकार लिखता है कि आज हम अशोक को पुष्पहीन वृक्ष की तरह देखा जाता है। जो निबंधकार है वो लिखता है कि जो आज हम अशोक को पुष्पहीन मतलब पुष्प को बुरी नज़र से देखा जाता है। पुष्प जो होता है, पुष्प का वृक्ष की तरह देखा जाता है, बुरी नज़र से देखा जाता है, जबकि इसका पौराणिक संदर्भ इसे बहुत सुंदर मानता है। कुबेर, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि सब इस वृक्ष के नीचे बैठकर आनंद प्राप्त करती थी। जितनी भी अप्सराएं थी, कुबेर, यक्ष, ये सब इस वृक्ष के नीचे बैठकर आनंद प्राप्त करते थे, रेस्ट करते थे, इसके नीचे आराम करा करते थे। महाभारत में भी इस वृक्ष को पूजा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी इस वृक्ष के बारे में बताया गया, इसकी पूजा की जाती थी। उससे रिलेटेड यहाँ पे महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है। यह भी संदर्भ है कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्रियाँ इस वृक्ष की पूजा किया करती थी। जो पुत्र प्राप्ति है उसके लिए ये जहाँ पे इस वृक्ष की पूजा भी किया करती थी ताकि उन्हें की प्राप्ति हो सके। संस्कृत साहित्य के लोकप्रिय कवि कालिदास जी लिखते हैं कि अशोक का फूल स्त्रियों के नक्श कदम पर निर्भर करता है। इस परंपरा का पुष्प प्रमाण देते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि अशोक के वृक्ष की पूजा का प्राचीन साहित्य में उत्सवों का सरस वर्णन मिलता है। मतलब कि इस परंपरा का पुष्ट प्रमाण देते हुए, मतलब कि जो ये परंपरा चलती आ रही थी
कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करती थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। जो गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष ये सब उसके नीचे आनंद प्राप्त किया करते थे। ये जो प्रमाण मिले हुए हैं, द्विवेदी जी लिखते हैं कि इस अशोक के वृक्ष की पूजा प्राचीन साहित्य में इसके जो उत्सव थे, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जाते थे, उसका भी सरस वर्णन इसमें मिलता है। असली पूजा अशोक की नहीं बल्कि अधिष्ठता गंधर्व की होती है। रत्नावली में इस उत्सव का सरस और मनोहर चित्रण किया गया है। रत्नावली एक किताब है जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें इसके जो जितने भी उत्सव थे उन सबको जो मनाया जाता था उसके सरस और मनोहर चित्रण भी इसमें दिया गया है। लेकिन लेखक का एक प्रश्न है, यह है कि अशोक का वर्णन इतना सरस और महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी संस्कृति चिंतकों ने इसे भुला क्यों दिया। लेखक का ये प्रश्न होता है, अशोक की इतनी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी जो संस्कृति चिंतक हैं उन्होंने इस वृक्ष को क्यों भुला दिया। इसके संदर्भ में लेखक को लगता है कि मानव संस्कृति परिवर्तनकारी है, वह समयानुकूल इसमें परिवर्तन करती है और जब नई चीज़ें आती हैं तो प्राच्य के महत्व को भी बहुत बार अनदेखा कर दिया जाता है। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए। समय के अनुकूल हम बदले यह तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ तत्व को भी छोड़ते जाएं ये सही नहीं। मतलब ये लेखक का, निबंधकार का कहना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम समय के अनुकूल हमें बदलना चाहिए, ना कि हम समय के अनुकूल हमें, यह तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ तत्व को भी छोड़ते जाएं। मतलब जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी भूलते जाएं, ये चीज़ गलत है। ये पूरा आंसर है हिंदी में 4 पेज का। अगर लिखना चाहें तो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ज़्यादा पेजेस के आंसर्स हिंदी में मुझे नहीं लगता कि करने की ज़रूरत है, तो इतने पेजेस इनफ हैं इसके आंसर के लिए। अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप इसे लर्न करके चली जाएगा। एग्ज़ाम में वैसे तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।